हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग जेईई पीवाईक्यू सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो इसको मैंने 4-5 पार्ट में बांट दिया है ताकि मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस कर पाऊं, क्योंकि इसमें टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा है ना। अब जैसे कि चार्ज हो गया, कूलम्स लॉ हो गया, फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हो गया, फिर आपका डायपोल हो जाता है, फिर गॉस लॉ हो जाता है, फिर आपको कैपेसिटर वगैरह, तो बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो हम लोग बाइफरकेट करके छोटे छोटे पार्ट में इन सारी चीजों को डील करेंगे ताकि हमारे सारे पीवाईक्यू सीरीज ऑलमोस्ट आ जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे हमें, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पहले से तैयार हो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको आईटी 2007 में पूछा हुआ है और ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर है। अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें कहा जा रहा है, कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, a positive point charge is placed outside the sphere, the net charge on the sphere is then, ये चार ऑप्शन दिया गया है। देखिए, एक हमारे पास न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तो न्यूट्रल स्फीयर है मतलब आपका क्यू नेट कितना है, 0, ठीक है। नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज 0। अब क्या कहा गया कि इसके सामने एक चार्ज रख दिया गया, ठीक ना, और सपोज करो ये प्लस क्यू है। अब इस पर चार्ज कितना होगा? तो दरअसल हो क्या रहा है कि इस प्लस पॉइंट चार्ज को यहां पर रखने से क्या हुआ कि ये इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग नेचर का है ना, तो इस पर निगेटिव चार्ज उतना ही इंड्यूस हो जाएगा। कितना? क्यू अमाउंट का, माइनस क्यू अमाउंट का, और इधर उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अभी भी अगर देखा जाए तो क्यू नेट कितना है, 0। समझ में आई बात? तो अभी भी इस बॉडी पर चार्ज कितना है, 0। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी आप देखते हो ना, जैसे कि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई आया, जैसे मैं मोटिवेट करता हूँ, पढ़ो लिखो एकदम, ठीक है ना, आपको अपना नाम रोशन करना है, अपने घर का, माँ बाप का नाम रोशन करना है, जम के पढ़ो, ठीक है। तो आप एकदम पूरा मोटिवेट होया, तो पूरा एक्साइटेड स्टेट में, फिर 1-2 घंटा बाद अपने औकात पर। तो क्या हुआ? तो जब आपके सामने कोई होता है, जब आपको कोई मोटिवेट कर रहा होता है, रामलाल उठो, तो आपको लगता है कि यार कुछ करना चाहिए हमें, ठीक है। और फिर वो जब मोटिवेशन का सोर्स खत्म हो जाता है तो फिर आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हो। तो इस स्फीयर के साथ भी यही हो रहा है। यहां पर जैसे हम लोग चार्ज रखे, तो चार्ज रखते ही उसमें कुछ हलचल मचा, ठीक है ना। तो जितना अमाउंट इधर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज है, इसे अटैक कर गया और पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल हो गया, ठीक है। तो नेट चार्ज अभी भी अगर इस पर देखा जाए तो 0 है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। तो काफी फेमस क्वेश्चन है, एम्स में पूछा हुआ है, तो ये हमें जानना भी चाहिए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप इसको बना सकते हो, क्या? Q इज इक्वल टू एन ई, तो एन इज इक्वल टू आप क्या कहोगे, Q अपॉन ई। तो 1 कूलम ना, तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, माइनस 19 कूलम। तो ये कूलम कूलम कट जाएगा और 1/1.6 करोगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आता है, ठीक ना। इतना कुछ मतलब एक कूलम अगर किसी बॉडी में आप चार्ज करना चाहते हो, किसी भी बॉडी में एक कूलम चार्ज आप करना चाहते हो, तो आपको इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। कितने? 6.25 इंटू 10 पावर 18। अच्छा, अंदाजा है कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? मैं आपको दिखलाता हूं। 6.25 यानी 25, 625, 2 जीरो कम कर दो यानी 16 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब एक कूलम चार्ज होगा। कूलम इज द बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। इतना ज्यादा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कौन सा मिल रहा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये देख लो कितना बार पूछा हुआ है, लेकिन ये शुरू कहां से हुआ था पता है? कि सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में, ठीक है। और उसके बाद इधर रिसेंटली आपको जेईई मेन में मिलेगा, जेईई मेन में आपको 2019 में मिलेगा, 2019 में ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि AIEEE में पहले भी पूछा था, नीट में पूछा था, आपको AFMT में पूछा, IIT पूछ ही दिया है, कभी भी इसको रिपीट किया जा सकता है। कहा जा रहा है, अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 इक्वल चार्जेस। मतलब 2 इक्वल चार्जेस है, एक q है और दूसरा यहां पर q है। तो इसके बीच में एक स्मॉल q चार्ज को रखा गया। तब क्या कहा जा रहा है? दिस सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम देन q इज इक्वल टू। अच्छा, एक बात बताओ, अभी आप इस स्मॉल q को भूल जाओ, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा? रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा? नहीं,
ये इधर रिपेल कर रहा होगा एफ से, और ये भी इधर रिपेल कर रहा होगा एफ से। इसके आने के बाद क्या हुआ, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। यानी कि स्मॉल क्यू का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, डेफिनेटली इन दोनों के अपोजिट होगा। यानी अगर ये दोनों कैपिटल क्यू पॉजिटिव है तो स्मॉल क्यू कैसा होगा, निगेटिव होगा, तभी ये सिस्टम को रोक पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उन दोनों में कैपिटल क्यू में तो रिपल्सन हो ही रहा था, तो ये स्मॉल क्यू अपोजिट नेचर का होगा तभी वो उसको रोकेगा। अगर मैं कैपिटल क्यू को पॉजिटिव मानता हूं तो स्मॉल क्यू हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये क्या करेगा, इसको रोक लेगा। मैं कुछ एफ डैश मान लेता हूं, इसको भी, इसके ऊपर भी वो फोर्स लगाएगा, कितना, एफ डैश। तो अब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का आने का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स ऑन दी सिस्टम इज जीरो, यानी एफ इज इक्वल टू, आप एफ डैश बोल सकते हो। तो एफ हमारा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये जो सेपरेशन है मैं इसको कुछ x मान लेता हूं, ठीक है, और इसको ठीक इसके बीच में रखा गया यानी x/2 पर। तो ये कितना, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, एक सेकेंड, आप इसको लिख सकते हो के क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय x/2 का होल स्क्वायर। सही है। अब देखो तो कुछ कट जाएगा, के क्यू कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर क्या बचा, क्यू बचा, और इधर क्यू इंटू 1/4, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 4 स्मॉल क्यू, यानी स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4। देखो कौन सा ऑप्शन, अच्छा ध्यान रखना है, कैपिटल क्यू अपॉन 4 यहां ऑप्शन में है। आप ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में इसी को टिक कर दोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, पहले हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि चार्ज का नेचर कैसा होगा, निगेटिव होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप सब कुछ करके भी इस क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। इतना बार जो रिपीट किया इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना, और वो यही है कि जल्दबाजी में आप इसको टिक करोगे, पूरा को कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको होशो हवास में काम करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ते हैं। ये आपका AIEEE 2004 में पूछा हुआ है, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास दो स्फेयर है, B और एक हमारा C है, और इन दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन R है। तब इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा। मैं चार्ज मान लेता हूं इन दोनों पर Q है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर। इतना कुछ फोर्स अभी लग रहा है। तब कहा जा रहा है, a third spherical conductor having same radius r as that of B but uncharged। अच्छा, कोई एक स्फेयर और हमने लिया, और वो स्फेयर हमारा सपोज करो कि A है, ठीक है, और लेकिन A पर Q नेट हमारा कितना है, 0 है, मतलब A पर कोई भी चार्ज नहीं है। तब क्या कहा जा रहा है, B but uncharged is brought in contact with B। अब देखो इसको हमने इसके कांटेक्ट में लाया। अब आप गौर से समझना कि A और B को जब हम कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा कि A पर चार्ज कितना, 0, B पर चार्ज कितना, दोनों मिला दो, कितना हो गया, Q। अब दोनों को आप अलग करो, देन ब्राउट इन कांटेक्ट विद C, और फाइनली देन रिमूव किया जा रहा है। तो पहले अब A और B को जब हमने इकट्ठा किया तो नेट चार्ज दोनों पर, पूरे सिस्टम पर कितना, Q, और जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो अब दोनों पर चार्ज कितना कितना हो गया, Q/2। यानी कि अब अगर मैं यहां पर एक नया फिगर बना दूं तो B पर जो अब चार्ज होगा वो कितना होगा, Q/2, और सिमिलरली जो A को मैंने अलग किया, यहां से जो A अलग होगा तो A पर अब चार्ज कितना, Q/2। ओके, उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, देन ब्राउट इन कांटेक्ट विद C। अब C के पास उसको हम लाए, देखना है गौर से, जैसे मैंने C के साथ जोड़ा तो जब A और C को जोड़ा तो A के पास कितना चार्ज, Q/2, और C के पास पहले से कितना, Q, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना, 3Q/2, मतलब A और C के जो पूरे सिस्टम पर चार्ज है वो कितना है, 3Q/2। अब दोनों को अलग कर दो, तो अब जो C पर चार्ज बचेगा वो कितना बच जाएगा, 3Q/2 का आधा, यानी 3Q/2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 3Q/4। अब आपको पूछा गया देन न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन B एंड C इज, यानी अभी भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा और इनके बीच का सेपरेशन अभी भी वही R है, बस फर्क क्या पड़ा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहले दो स्पेयर था, A और B, दोनों पर चार्ज Q था, उनके बीच में फोर्स हमारा इतना लग रहा था, ठीक है। हमने एक और न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेयर लाया सेम रेडियस का, उसको B के साथ कनेक्ट किया, फिर उसको रिमूव कर दिया, फिर उसको C के साथ कनेक्ट किया, और B और C को अब अलग अलग हम लोग देख रहे हैं। तो B पर अब चार्ज हमारे पास कितना है, Q/2, C पर कितना है, 3Q/4। देखते हैं फोर्स कितना लगेगा। तो F इजिकल टू आप बोल सकते हो K Q1 Q2/2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं कितना, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू 3 अपॉन, अच्छा 4 नहीं, ये 4 है ना, तो यहां 4 होगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ध्यान रखना है कुछ छूटे नहीं,
4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये वाला जो फोर्स है ये पहले से हम लोग जान रहे हैं कितना है, F। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3F/8 इज द आंसर। कौन सा मिल रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको ना 2-3 और बार क्वेश्चन ये पूछा गया है टाइप बदल करके, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हो सकता है पहले से इसके ऊपर कुछ चार्ज हो, Q/2 पहले से चार्ज होता है या कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह का काम और भी आगे हो सकता है, पूछा जा सकता है, और इस तरह से अगर चीजें पूछे तो आप बहुत ही इजी वे में इसको डील कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एमसी में पूछा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है 2 चार्जेस प्लेस्ड इन एयर रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ, तो एक चार्ज ये है और मैं मान लेता हूं इन दोनों पर 2 चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, तो चलो मैं इसको Q1 मान लेता हूं, इसको Q2 मान लेता हूं, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ आ रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10⁻⁴ न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है। कहां पर, वैक्यूम में या एयर में। व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस द फोर्स बिकम्स 2.5, यानी कि जैसे मैंने ऑयल डाला यानी कोई मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो हमारा फोर्स क्या हुआ, 2.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन हो गया। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल इज, तो आपको वो के का वैल्यू पूछा, ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही कटप्पा वाला के, दरअसल ये एक्चुअली में ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना, तो ये वही चीज है, तो आपको ये चीज पूछा जा रहा है। आप याद करो कि आपको बताया गया था कि जब भी कोई चार्ज के बीच में अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके बीच में जो फोर्स होता है वो घट जाता है, कितने से, यानी F मीडियम इज इक्वल टू, आप बोलोगे क्या, F/K, यानी डाइलेक्ट्रिक टाइम से फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। तो अब जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो आप लिख सकते हो F/F मीडियम। तो F हमारा कितना था, एयर में कितना था, 10⁻⁴, मीडियम में कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁴, 2.5 इंटू 10⁻⁻, सॉरी 5, 10⁻⁵, ये -5 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10/25 और एक जीरो और ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक ना, मतलब पॉइंट हटाओगे ना तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, तो 100/25 4 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर। एक बात और बताओ, कॉमन सेंस से आप बोल सकते हो ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, ये कभी भी जीरो या निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो 1 से छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है, जब भी होगा 1 होगा किसके लिए, वैक्यूम या एयर के लिए, उसके बाद यहां से ज्यादा ही होगा, और मेटल के लिए कितना था, इन्फिनिटी। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे, ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन ये भी आपको एम्स में पूछा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस of an equilateral triangle of side A as shown in the figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A in the direction normal to BC, तो BC हमारा ये डायरेक्शन रहा, ठीक है, BC के परपेंडिकुलर वो पूछ रहा है कि A पर कितना फोर्स होगा। तो एक बात बताओ कि A और B के बीच में क्या होगा, A पॉजिटिव है B निगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा कितने से, F से। B और C के, A और C के बीच में क्या होगा, तो आप कहोगे सर रिपल्सन होगा, कितने से, F से, ओके। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये थीटा बल्कि 60 होगा, तो ये वाला भी एंगल आपका कितना, थीटा, और ये भी कितना, थीटा, ठीक है। तो अब देखो, तो इस अगर फोर्स को मैं ब्रेक करूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर मैं इस फोर्स को ब्रेक करूं तो ये इस डायरेक्शन में क्या आएगा, आप कहोगे सर F sin थीटा। इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आएगा, ये कौन सा आएगा, F cos थीटा। अब इस फोर्स को भी ब्रेक करो तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, F sin थीटा, और फिर एक कंपोनेंट इधर भी आएगा तो ये 2F cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, आप कह सकते हो सर ये जो परपेंडिकुलर वाला है तो ये F sin थीटा और ये भी F sin थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, यानी परपेंडिकुलर टू BC अगर देखा जाए तो कोई फोर्स नहीं है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर कहा जाता पैरेलल टू BC तब ये फोर्स होता 2F cos 60 यानी F के बराबर होता। समझ में आई बात, इस बात को ध्यान में रखेंगे, यहां पर लोग कई बार कंफ्यूज कर जाता है। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि ये ट्विस्ट था ना थोड़ा सा, जनरली क्या पूछा जाता है, बस ए पर फोर्स पूछ दिया जाता है, परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं बोला जाता है, तो वहां पर नॉर्मली ये बता देते हो और आपका F नेट इतना आ रहा होता है, लेकिन यहां ये नहीं पूछा है परपेंडिकुलर टू BC, ध्यान रखेंगे। नाउ तो अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको ना खाली वेक्टर का काम करना और कुछ नहीं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपसे देखो यहां पर हमारा कोई न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तब आपसे कहा जा रहा है
in a circular orbit of radius r, the coulomb force vector f between two is, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा। एक बात याद रखना, यहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो साइन को भी ध्यान में रखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, वेक्टर f इजिकल टू कितना, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और लिखते हैं r कैप। r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। मैंने वेक्टर लगाया ना, तो यहाँ पर आप यूनिट वेक्टर, आपको याद होगा, द ओनली पर्पस ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज टू इंडिकेट द डायरेक्शन, ठीक ना। और किसी भी यूनिट वेक्टर को आपको फाइंड करने का तरीका मैंने सिखलाया है, कैसे, आर कैप इज इक्वल टू, मतलब जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो उस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। यानी आप क्या कहोगे, वेक्टर आर अपॉन आर। समझ में आई बात। यानी कि हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि सर वेक्टर एफ इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं माइनस के Q1 Q2 यानी E इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये आपका आर स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बाय आर, ये कितना हो जाएगा, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और वेक्टर आर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव साइन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव साइन, तो आपको ध्यान में रखना है, तो इसलिए निगेटिव आया और यहाँ पर आर। तो कौन सा ऑप्शन, पहले पॉजिटिव वाला तो होगा नहीं, इन दोनों में देख लो, यहाँ आर कैप है और यहाँ आर क्यूब है, नहीं ये गलत बात है, वेक्टर आर और आर क्यूब होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार वेक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और वेक्टर लिखने का तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 आपको AIEEE 2009 में पूछा है और इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ऐसे जो लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे तो उनको एक बार इस सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया था, बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें पूछ दिया था। तो खैर इसमें कहा जा रहा है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। पहले पुट कर देते हैं, एक हमारे पास स्क्वायर है और इसके दो अपोजिट कॉर्नर पर मैंने चार्ज क्यू प्लेस्ड किया। अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द टू अदर कॉर्नर्स, तो स्मॉल क्यू दो अदर जो कॉर्नर बचा हुआ है उस पर पुट किया गया, स्मॉल क्यू और यहां भी स्मॉल क्यू, ध्यान में रखना है। ईच ऑफ द टू अदर टू कॉर्नर्स है। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज जीरो देन क्यू बाय क्यू इज, कैपिटल क्यू बाय क्यू इज, और क्या कहा गया, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज जीरो। अच्छा एक बात बताओ, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब ये चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे। अगर क्यू पॉजिटिव है, कैपिटल क्यू, तो डेफिनेटली स्मॉल क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये दोनों एक दूसरे को एफ से और एफ से अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन ये वाला जो फोर्स होगा ये तो इसको रिपेल कर देगा ना, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं कुछ एफ डैश बोल देता हूं। तो आप यहां से लिख सकते हो कि सर हमारा जो एफ डैश हो जाएगा वो 2f cos 45 होगा। देखो ना, इन दोनों का दो कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, 2f cos 45, f sin 45 आएगा, लेकिन वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से पुट करो तो एफ डैश हमारा कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर, इन दोनों के बीच की बात हो रही है, k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अगर a है और ये भी a है तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, a बाय रूट 2 यानी 2a स्क्वायर बराबर 2, और f इन दोनों के बीच में कितना, तो k कैपिटल Q स्मॉल q बाय a स्क्वायर, और cos 45 कितना, 1 बाय रूट 2। तो देखो तो क्या क्या कटता है, k कैपिटल Q, ये रूट 2 यहां पर रूट आ जाएगा, a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, एक क्यू, नीचे क्या बचा 2 बराबर, ऊपर क्या बचा रूट 2, ऊपर और इधर क्या बचा क्यू। तो हमें क्यू बाय क्यू पूछा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं सर क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, इसको नीचे भेज दो और ये कितना हो जाएगा 2√2। और यहां भी वही चीज है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा साइन का। हालांकि इस क्वेश्चन को पूछने नहीं आया AIEEE को यहां क्या करना चाहिए था, एक ऑप्शन में रखना चाहिए था +2√2, इन्होंने तो माइनस दिया ही ना, तो डेफिनेटली माइनस आंसर होगा। अगर प्लस दिया रहता तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। तो अगर बाय द वे जेईई या नीट में अगर इसको पूछे और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, इस ऑप्शन को अगर दे दे, तो आप लोग घबराना नहीं, ठीक है ना, चीजों को थोड़ा देख लेना, क्योंकि पहले हम लोग डिसाइड कर लिए हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा, दैट्स वाई ये जो हमारा आंसर होगा ये किस में होगा, नेगेटिव में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, काफी अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको नीट 2013 में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है 2 पीथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड
from a common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r. इसके बारे में बात हो रही है. Separation r दिया. Now the string are rigidly clamped at a half the height. The equilibrium separation between the balls now becomes. ये वाला separation आपसे पूछा गया. तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो ये r है ना, बेसिकली ये r डैश है. तो ये r डैश आपसे पूछा जा रहा है कि इस r डैश की वैल्यू कितनी होगी. सही है. तो मैं यहीं पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं, काम हमारा हो जाएगा. ये थीटा है, ठीक है. तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि रिपल्सिव होगा और उसकी वैल्यू F. इसके वजह से नीचे mg, इस पर एक टेंशन फोर्स आएगा और इस टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर, क्योंकि ये थीटा तो ये भी आपका थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आपका हो गया t cos थीटा और इधर वाला कितना आपका हो गया सर t sin थीटा. तो अगर हम लोग इक्वेट करें तो t sin थीटा इज इक्वल टू F इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. और एक और इक्वेशन लिख सकते हैं कि सर t cos थीटा इज इक्वल टू आपका mg. अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन mg R स्क्वायर. इसका नाम कुछ एक नंबर रख दो, ठीक है. समझ में आई बात. अब हम लोग दूसरा वाला बनाते हैं, ध्यान रखना. तो यहां भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा F. मैं F डैश कर देता हूं क्योंकि अब इसके बीच में सेपरेशन R डैश है. नीचे mg ही लगेगा. इसमें जो टेंशन फोर्स आ रहा था मैं उसको T डैश कर देता हूं. तो ऊपर फोर्स कितना आएगा, T डैश cos थीटा डैश. थीटा डैश क्यों सर, क्योंकि अब जो इसके बीच का जो एंगल है तो वो भी एंगल बदल चुका होगा और मैं उस एंगल को थीटा डैश से बुलाऊंगा, ठीक है. तो ये T डैश cos थीटा डैश और इधर क्या होगा, तो डेफिनेटली T डैश साइन थीटा डैश. समझ में आई बात. तो पहला इक्वेशन आप यहां से लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे सर T डैश साइन थीटा डैश इज इक्वल टू F डैश यानी K Q स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर. ये R12 नहीं पढ़ेंगे, R डैश का स्क्वायर, क्योंकि अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R डैश. समझ में आ रही बात. नाउ T डैश आपका cos थीटा डैश इज इक्वल टू कितना mg. तो इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर tan थीटा डैश इज इक्वल टू आपका KQ स्क्वायर अपॉन mg R डैश स्क्वायर. ये हमारा इक्वेशन आ गया और इसको कुछ 2 नंबर बोल दो आप. नाउ दोनों को डिवाइड करो तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा सर tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा डैश इज इक्वल टू आप कहोगे सर KQ स्क्वायर अपॉन mg R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां भी आपको KQ स्क्वायर अपॉन mg R डैश स्क्वायर, ठीक है. तो कुछ चीजें कटना चाहिए, तो जो कटने वाला है उसको काट दो. KQ स्क्वायर अपॉन mg भी कट जाएगा. तो नीचे क्या, इसमें क्या बच जाएगा, R डैश स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर नीचे आएगा, R डैश स्क्वायर ऊपर जाएगा. अब ये tan थीटा का थोड़ा मसला सॉल्व कर लो तो इस ट्रायंगल में देखना, ये वाले में, इस वाले में, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या P बाय B. नहीं तो परपेंडिकुलर हमारा ये वाला सेपरेशन, तो कितना R बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय B, तो वो कितना Y. ध्यान से देखना है. अब मैं tan थीटा डैश की बात कर रहा हूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू अगेन P बाय B, तो P हमारा कितना R डैश बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब इसका जो ये वाला लेंथ है वो कितना है Y बाय 2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो R डैश स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, R बाय 2y और ये कटेगा, एक बार लिख देते हैं नहीं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए. तो हम लोग लिख लेते हैं R बाय 2y इंटू ये 2 कटेगा, y ऊपर जाएगा एंड y अपॉन R डैश इज इक्वल टू R डैश स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ध्यान रखना कुछ छूट ना जाए, y से y कट जाएगा और हम लोग यहाँ पर फिर लिख सकते हैं कि सर R डिवाइडेड बाय R डैश बल्कि 2R डैश इज इक्वल टू R डैश स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. अब मेरे पास जगह कम है, थोड़ा ध्यान रखना है, यहीं पर हम लोग काम कर लेते हैं. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हम लिख सकते हैं सर कितना हो जाएगा, R क्यूब इज इक्वल टू 2R डैश क्यूब, और हमें R डैश निकालना था तो R डैश इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ क्या, R क्यूब बाय 2, यानी हम लिख सकते हैं R बाय अंडर रूट 2 और कैसा रूट, क्यूब रूट. समझ में आई बात. कौन सा ऑप्शन,
सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें आपको थोड़ा ध्यान में रखना था, पहले 2 पीच बॉल था उसको लटका दिया गया था, फिर क्या हुआ, ये जो y वाला डिस्टेंस था उसको y/2 कर दिया गया, तब आपसे पूछा गया कि r डैश अब कितना होगा। तो कुछ इस तरह से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक ना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चन जेईई मेन वगैरह में आगे मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2013 में पूछा गया है। कहा जा रहा है 2 चार्जेस each equal to q are kept at x is equal to minus a and x is equal to plus a। तो ये x है, ये ओरिजिन है, ये आपका माइनस ए है, प्लस ए है, और ये आपका माइनस ए है। 2 चार्ज है ना, कितना स्मॉल q, तो एक चार्ज यहां पर q रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहां पर q रखा हुआ है। आगे क्या कहा जाए, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2a, ध्यान रखना है। आगे कहा जा रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q नॉट यानी q/2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अच्छा, यहां पर एक चार्ज q पुट किया गया, कितना, q नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी है, q/2। इफ q नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y इज मच लेस देन a, ध्यान रखना है, यानी कि y डिस्प्लेसमेंट उसको दिया गया चार्ज को, लेकिन वो बहुत 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 छोटा है विद रिस्पेक्ट टू a, नेग्लिजिबल along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं मानता हूं कि इस चार्ज पार्टिकल को उठा करके मैंने कुछ यहां पर ले आया, हालांकि जितना मैं दिखला रहा हूं इतना नहीं होगा, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि y is much less than a, तो जितना मैंने दिखलाया उससे भी कम होगा। अब होगा क्या, तो ये तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है ना, एकदम ठीक मिडिल में है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैं कुछ r मान लेता हूं। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक ना, मतलब थोड़ा सीधा सा बनाना था। अब ये अगर थीटा मैं मान लूं तो डेफिनेटली ये भी थीटा हो जाएगा। मैं एक और फिगर, बड़ा सा फिगर बनाता हूं, ठीक है, ताकि हमें बातें समझ में आए कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि वो सब कुछ हमें दिख सके। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये वाला इधर रिपेल किया था और ये वाला इधर रिपेल किया था। ठीक है, इसको अगर मैंने थीटा कहा था तो ध्यान रखना है, मैं अगर यहां से इसको डिवाइड कर दूं तो ये भी हमारा थीटा और ये भी हमारा थीटा, क्योंकि ये आपका थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी, f, और इसकी वैल्यू कितनी, f। अब ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में ब्रेक करूं तो ये हमारा क्या मिलेगा, f साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर मिलेगा क्या, f cos थीटा। सिमिलरली इसका भी एक कंपोनेंट f cos थीटा, और f cos थीटा कैंसिल कर देगा और इधर मिलेगा, और हम इसको 2 कर सकते हैं। यानी y डायरेक्शन में जो हमें फोर्स मिल रहा है, यानी f नेट अलोंग y एक्सिस जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे सर 2f साइन थीटा। ठीक है, अब ये 2 ठीक है, f कितना होगा, तो आप कह सकते हो KQ अपॉन आर स्क्वायर, तो KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K यहां पर चार्ज कितना है, स्मॉल q, यहां पर चार्ज कितना है, Q/2, तो आप क्या लिखोगे, KQ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आपका साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हो क्या, P/h, नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू P/h, तो P/h अगर हम बोले तो ये y हो जाएगा और ये r हो जाएगा। ठीक ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/h यानी y अपॉन r, KQ/r स्क्वायर ना, r स्क्वायर, यानी KQ1 Q2/r स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारा फाइनली कितना हो जाएगा, 2 से 2 आपका कट भी जाएगा और ये बच जाएगा कितना, आप कहोगे सर KQ स्क्वायर y डिवाइडेड बाय r क्यूब। सबको समझ में आई बात। f का वैल्यू मैंने पुट किया था, f इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो KQ Q/2 बाय r स्क्वायर, तो नीचे 2r स्क्वायर। ठीक है, और इस r की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से हम लोग r इज इक्वल टू लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू, एक सेकेंड, ये वाली वैल्यू, ये, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कितना, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट हटाओगे तो पावर 1/2 आ जाएगा। यानी कि फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि KQ स्क्वायर y अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर क्यूब, तो हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर कितना, आपका 3/2। अब क्योंकि y बहुत बहुत छोटा है a के रेस्पेक्ट में, तो अगर हम इसको यहां से इसको नेग्लेक्ट कर दे तो कोई बुराई नहीं है। तो यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि सर
के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन कितना ए क्यू। ठीक है, ये हमारा नेट फोर्स आ गया। तो इसको गौर से देखो तो के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, वाई वेरी कर सकता है, ए कांस्टेंट, यानी कि हम फाइनली लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। मतलब फोर्स डिपेंड करेगा किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसको ध्यान में रखना है, कौन सा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आपको ध्यान रखना था कि थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया, अब डिस्प्लेसमेंट दिया तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कुछ आया। ठीक है, और आपको इसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सा वेरिएबल है और कौन कौन सा कांस्टेंट है। तो के कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, क्योंकि ये सारा चीज फिक्स है। अब बदलेगा क्या, वाई। ठीक ना, तो जैसे जैसे आप वाई बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ता चला जाएगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 और काफी शानदार क्वेश्चन, ये आपको पूछा हुआ है नीट 2016 में, लेकिन ये क्वेश्चन नीट के लायक नहीं है, ये जेई एडवांस के लायक है। और ये क्वेश्चन आपको इरोडोम में मिल जाएगा 3.3 में, एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये मिल जाएगा 3.3 में। ठीक है, इरोडोम खोल करके देखो तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज मिलने वाला है। इसमें कहा जा रहा है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स suspended from a common point by two massless string of length L are initially at a distance D. D is much less than A, यानी कि यहां भी कुछ वही सब कहानी है। तो दो चार्ज पार्टिकल्स है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक ना, ये हमारा L है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। और यहां पर ये मेंशन है कि जो D है वो मच लेस देन L है, यानी कि L बहुत बड़ा है और D बहुत छोटा है। आगे क्या कहा जा रहा है, कहां थे, टू आइडेंटिकल चार्ज spheres suspended from a common point by two massless string of length L are initially at a distance D apart because of their mutual repulsion. Mutual repulsion की वजह से ये यहाँ पर कुछ है, ये हमारा F है और ये F है। ठीक है, अभी तक तो सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ से आप चाहो तो ये इसको आप थीटा कह सकते हो, है ना। जो जो अभी काम किए थे वो सारा चीज यहाँ रिपीट होना है। लेकिन आगे देखो क्या कहा जा रहा है, द चार्जेस बीइंग टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है। क्या कहा गया, ये दोनों लीक करना शुरू करता है, कितना, dq बाय dt। यस, ये हमारा करंट है। तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, कांस्टेंट है। ठीक ना, द चार्जेस बीइंग टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोचेज each other with a velocity v. The v varies as a function of the distance x between the sphere is. अब आपको बताना है कि v x के साथ किस तरह से रिलेशन बना रहा है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखो, लीक करने की वजह से क्या होगा, चार्ज धीरे 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 कम होगा तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आएगा, तो करीब आएगा तो कुछ वो v वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। तो कहा गया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। समझ में आई बात? चलो, एक शानदार क्वेश्चन है ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आप देखो mg, ऊपर t cos थीटा, इस डायरेक्शन में t sin थीटा, सारी चीजों को इक्वेट करिए। तो आप लिख सकते हो क्या कि डायरेक्ट हम लोग लिख लें tan थीटा इज इक्वल टू, अरे वही करोगे, t sin थीटा इज इक्वल टू एफ एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड करो तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन आपका कितना, mg। मैंने यहाँ x इज इक्वल टू डी मान लिया या d इज इक्वल टू x मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि x के प्रोपोर्शनल पूछ रहा है ना, तो जो भी रिलेशन आए वो x में आएगा। तो देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर, ये इतना कुछ आया। ठीक है, तो अब इसको तो हम लोग जानते नहीं, ये कुछ तो करना पड़ेगा, थीटा तो हटाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू हम tan थीटा लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर और ये बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग बराबर ही होगा, क्योंकि ये अब देखो ना, ये हमारा कुछ है और दूसरा ऐसे है और इनके बीच में बहुत कम सेपरेशन है। तो इन दोनों पेन में कोई लेंथ में कोई फर्क दिख रहा है? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं दिख रहा, ऑलमोस्ट दोनों क्या है, बराबर है। तो हम बराबर मान सकते हैं। तो इसको हम tan थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा या tan थीटा इज अप्रॉक्स क्या, साइन थीटा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि आपका साइन थीटा इज इक्वल टू आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर, और इस साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, p बाय h, यानी हम लोग लिखेंगे x बाई 2 डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन
आपका mg(x²) और यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हम लोग लिख सकते हैं x³ इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आएगा ऊपर जाएगा 2l kq², ध्यान रखना है kq² अपॉन आपका mg, ये x मैंने इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और mg को नीचे रहने दिया। तो अगर आप यहां से गौर से देखो तो x³ इज इक्वल टू 2l k कांस्टेंट, q वेरी कर रहा है, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, यानी कि आप लिख सकते हो कि सर x³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q²। ये हमारा एक खूबसूरत सा रिलेशन आया, ठीक है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। नाउ मैं इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम करता हूं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, d/dt ऑफ x³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d/dt ऑफ q²। काफी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये नीचे 3 आ जाएगा x² एंड dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2q एंड dq अपॉन dt। अब मुझे बताओ, तो ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। dx अपॉन dt एग्जैक्टली वेलोसिटी और dq अपॉन dt करंट, ये तो हमारा कांस्टेंट है, पहले से पता है ना, ये कांस्टेंट दिया हुआ है। तो ओके, हम लोग क्या लिखेंगे सर, 3x² v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2q और कांस्टेंट कोई c है, हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब देखो तो हम लोग यहां से रिलेशन ले सकते हैं, मेरे पास जगह बहुत कम है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको लिखूंगा, आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो चेंज हम कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर आ जाते हैं पेज पे। ओके, तो हम लोग 3 को हटा देते हैं, कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर x² v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर क्या बचा q, ठीक है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q अपॉन क्या, x²। अब सवाल उठता है ये q कितना है। देखो तो यहां से अगर मैं q निकालना चाहूं तो q जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, x पे पावर 3/2, यानी ये q है, q इज इक्वल टू कितना, x पे पावर 3/2। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x², ये x² ऊपर भेज दो तो v इज इक्वल टू x पे पावर 3/2 माइनस 2, यानी -1/2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मिल रहा है, x पे पावर -1/2, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी शानदार क्वेश्चन, आपको सोचना था डिफरेंट लेवल पर, ठीक है। अगर इस तरह से आप सोच लेते हो तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये नीट के लायक क्वेश्चन नहीं था लेकिन पूछा गया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन एडवांस के लायक है, ठीक ना, एटलीस्ट कम से कम जेईई मेन में पूछे, है ना। तो चलो खैर, इसको 1-2 बार फिर से देखिए और चीजों को देखिए और फिर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आते हैं। ये भी आपको नीट 2017 में पूछा हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड electron differ slightly, one of them is -e and other is e plus delta e, मतलब थोड़ा डिफर कर दिया। if the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size, मतलब एटॉमिक साइज से बहुत ज्यादा दूरी पर रखा है, apart is 0। अच्छा देखो तो 2 हाइड्रोजन एटम है, सपोज करो ये हाइड्रोजन एटम मान लो, ठीक ना, और एक यहां पे है, ठीक है, काफी दूरी पर रखा हुआ है, कुछ मान लेते हैं हम x डिस्टेंस पर रखा हुआ, या कुछ कह रहा था, नहीं कह रहा था, हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पर चार्ज कुछ q होगा, q1 होगा, और इस पर भी चार्ज q, कुछ q1 q2 होगा, हालांकि ये दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस पर भी Fe। अब क्या है कि उसके पास मास भी है, और मास की वजह से हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, चार्ज की वजह से मे बी पॉजिटिव निगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव रिपल्सिव, अगर लाइक चार्जेस है तो रिपेल कर देगा, अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन मास की वजह से हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो यहां पर भी अट्रैक्टिव, तो हम इसको Fg कहेंगे। यानी आप कह सकते हो सर Fe इज इक्वल टू Fg हमारा हो गया। तब आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहां चला गया, हाँ, डिस्टेंस मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज अपार्ट इज 0, देन डेल्टा E इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डेल्टा E इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो पहले मुझे ये बताओ कि जब हम लोग यहां पर Q1 Q2 का वैल्यू निकालेंगे, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q निकालेंगे, तो वो कितना होगा, दोनों चार्जेस को जोड़ दो, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है उस पर -e है, दूसरा जो चार्ज है वो प्रोटॉन है, वो कितना E प्लस डेल्टा E है। तो हाइड्रोजन एटम में यही दो तो चार्ज है, दोनों को जोड़ दो, -e
प्लस ई प्लस डेल्टा ई, क्या बच गया डेल्टा ई। नेट चार्ज हमारा कितना हो गया डेल्टा ई, यानी Q1 Q2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया डेल्टा ई। तो अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो क्या लिखोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी M1 M2 भी बराबर होगा M स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पहले आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से खत्म कर दो, और हमें क्या पूछा है, तो डेल्टा ई का वैल्यू पूछा है, तो के डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना जी एम स्क्वायर, यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू हम लोग अंडर रूट लिख सकते हैं जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, इतना कुछ वैल्यू आएगा। अब हम लोग एक बार पुट करके देख लेते हैं, तो ये एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। एक बार और पुट करो, माइनस 27 डिवाइडेड बाय के का वैल्यू कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देखो तो करना नहीं चाहिए बट ऑलमोस्ट सेम आएगा। 6.67 1.6 एंड 1.6 सभी को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 9 से, तो वो 1 के लमसम में आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर नहीं आ रहा है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और खाली हम वैल्यू लिख देते हैं, मतलब ये जो भी आए इंटू हम 10 पे पावर लिख रहे हैं। देखना तो 27 27 54 और 11 54 1 55 65, और ये 9 ऊपर जाएगा 65 9 5 14 4, और ये 74 हो जाएगा निगेटिव में 74। तो 36 दूना 72 37 10 टू द पावर माइनस 37, इतना कुछ आ जाएगा डेल्टा ई के फॉर्म में। डेल्टा ई का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 37 कूलम के कुछ टर्म में आ रहा है। कौन सा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना था, दो हाइड्रोजन एटम लेना था, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो क्या है 0 है, तो दोनों को इक्वेट करना था, काम कर लेना था। चार्ज निकालना था, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो उन दोनों का चार्जेस दिया हुआ है, थोड़ा स्लाइटली डिफर कर दिया है, उन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करने से हमें डेल्टा ई मिला, पुट कर दो, काम हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो तो इसमें कहा जा रहा है द फिगर शोज द पाथ ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल 1 थ्रू अ रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल 2 3 एंड 4। अच्छा देखो तो पार्टिकल 1 जो है ये पॉजिटिव है और ये ऊपर जा रहा है, पार्टिकल 1 किधर जा रहा है ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज मूव किधर करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा ऊपर की तरफ। ओके, अब बाकी चीज डिसाइड कर लो, तो 2 जो मूव करेगा वो किधर मूव करेगा, निगेटिव है ना, तो वो डेफिनेटली नीचे मूव करेगा। 4 भी आपका किधर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा। 3 भी किधर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव है। तो देखो तो पहला हमारा पहला ये वाला तो अप है, मतलब टॉप की तरफ है, तो डाउन तो हो नहीं सकता, डाउन वाला खत्म कर दो, टॉप है। इन दोनों में से अब कोई होगा। दूसरा डाउन है, डाउन, ये भी डाउन है। तीसरा ये है अप है, तो ये रहा टॉप जाएगा, और चौथा डाउन है, यानी कि हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डी बी भी हमारा गलत है। सही ऑप्शन कौन सा, ए। तो बस हीट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्ट आप इसको जवाब दे सकते हो। बस याद रखिए व्हेन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड then the charge particle experiences a force called electric force and direction of the force is depends on the nature of the charge particle. If charge is positive then the force is along the direction of field, if charge is negative then the direction of force is opposite to the direction of field। बस आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको सीबीएसई पीएमटी में पूछा और फिर एआईट्रिपल 2002 में पूछा था। कहा जा रहा है अ सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड टी हैज अ मेटल बॉब विच इज निगेटिवली चार्ज्ड। देखो पहले एक सिंपल पेंडुलम बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, यहां से ये ऑसिलेट करेगा। अगर कुछ नहीं होता टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी आप करते, ठीक ना। लेकिन यहां पर क्या है कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज रखा गया है। अब कुछ और भी कहा जा रहा है, इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अबव अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट इट्स पीरियड विल बी। तो यहां पर नीचे में एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट हुआ तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी कि इस पर एक फोर्स आएगा किधर, नीचे की तरफ। एफईवी क्या होगा, नीचे की तरफ, यानी कि अब जो टी लगेगा वो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी नहीं होकर के क्या होगा, जी इफेक्टिव होगा। और आपको याद आ रहा होगा कि जी इफेक्टिव क्या होता है, जी प्लस माइनस ए। अब सवाल उठता है कि जी प्लस होगा या माइनस होगा, अगर ये हम डिसाइड कर ले तो काम हो जाएगा। देखो तो जी किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, और एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया वो भी नीचे की तरफ आया। निकाल सकते हो ना, Q इज इक्वल टू एम ए। अभी तो मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और निगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा, ठीक है। फील्ड तो यहाँ ऊपर की तरफ होगा, चार्ज पार्टिकल से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड,
तो नीचे की तरफ वो मूव करेगा, तो ए इज इक्वल टू कितना क्यू अपॉन एम, इतना एक्सेलरेशन वो लाएगा और फाइनली टी हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस ए। तो जी इफेक्टिव हमारा कैसा आया जी प्लस ए, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, टाइम पीरियड घटेगा, कौन सा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 AIEEE 2002 में एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, ठीक है। दी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट, तो ये कौन नहीं बता देगा। यहाँ पर क्या करो +1 कूलम रखो, तो ये इसको इधर रिपेल कर देगा, ये इसको इधर रिपेल कर देगा, ये इसको इधर रिपेल, तीनों कितना 120 पर आपका ई नेट कितना हो जाएगा 0। अच्छा कई बार यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव चार्ज रख देगा या निगेटिव चार्ज रख देगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल सेंट्रॉइड पर रख देगा और पूछ देगा नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो वो भी कितना 0। जब फील्ड नहीं तो फोर्स किस बात का। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपको AIEEE में पूछा है लेकिन काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 3 चार्जेस -q1 plus q2 and -q3 are placed as shown in the figure. The x component of the force on -q1 is proportional to, ओके तो देखो तो q1 और q2 में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, मैं इसका नाम F12 रख देता हूं। 1 और 3 में क्या होगा रिपल्सन होगा, दोनों निगेटिव है, वो इधर रिपेल करेगा, इसका नाम मैं रख देता हूं 1 3, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये थीटा है तो ये आपका थीटा होगा और ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। यानी कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आप कह सकते हो F12 प्लस F13 साइन थीटा। तो एक बार तो क्लियर हो गया, कॉस वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, मतलब इन दोनों में, और दूसरी बात प्लस है तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब बगैर कुछ किए आप बना सकते हो, ठीक है। बट बाकी चीजें भी पुट कर दो, प्रोपोर्शनल टू पूछा है ना, तो F1 कितना हो जाएगा के आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कितना बी स्क्वायर, आप प्लस ले लो, F13 कितना हो जाएगा के आपका Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर, सेपरेशन इन दोनों के बीच में ए है, एंड साइन थीटा रहने दो। अब यहां से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, के Q1 दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकालो, Q2 बाय बी स्क्वायर अब प्लस Q3 बाय ए स्क्वायर साइन थीटा। देख लो सी ऑप्शन यही है ना। तो इतना कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट देखना था, मुद्दे की बात करनी है, काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये आईआईटी में पूछा है 2004 में, लेकिन आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो, आपको चारों ऑप्शन को एक बार पुट करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। पहले देख लेते हैं क्या रहा है। 6 चार्जेस 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर टू बी प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज डबल, यहां पर at O is double, कब the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R. Which of the following arrangement of these charges is possible for P, Q, R, S, T and U respectively? तो 4 ऑप्शन है, चारों के लिए आपको काम करना पड़ेगा और फिर पुट करके देखना पड़ेगा कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में डबल होगा, ठीक है। O पर डबल होगा और R पर पॉजिटिव रखना, ये आपको कंडीशंस दिया गया है, और चार्ज एक ही पुट करना है। तो हम ऑप्शन ए के लिए आते हैं। तो पहले एक रेगुलर हेक्सागन ढंग से बना लो, मान लो तो यहां से P है ना, ये PQ यहां से शुरू होगा, तो पहला चार्ज रखो तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये प्लस है, तो यहां हम +1 कूलम रखेंगे चार्ज, है ना। तो +1 कूलम रखेंगे तो ये रिपेल कर देगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, +1 कूलम है, ध्यान रखना है। तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, निगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा, ये निगेटिव अट्रैक्ट करेगा और ये निगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में तो ऐसे ही 0, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा, मतलब इस डायरेक्शन में तो आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि ए आपका गलत है। अब हम बी पर देख लेते हैं। तो अगर मैं बी के लिए बात करूं तो एक बार मुझे फिर से बनाना पड़ेगा क्या, चलो बना ही लेते हैं। तो मान लो यही रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो यहां पर प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। पुट करके देखो, यहां पर +1 कूलम हम रखेंगे तो ये इसको, ये प्लस है ना, हाँ, ये प्लस इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये निगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा इस डायरेक्शन में, ओके। ये निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, अच्छा ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये निगेटिव
रिपेल करेगा। क्या हो गया, मिल गया क्या, नहीं इधर मिला है लेकिन नेट फोर्स अगर बात करो तो 0, 120 120 120 पर पड़ रहा है, ठीक ना, 0, ये भी आपका सुटेबल नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करिएगा। सी में आते हैं तो सी में भी आपको एक बार फिर से फिगर बना लेना चाहिए। मान लो तो प्लस प्लस आपका ये माइनस, सी ना, प्लस और माइनस माइनस, देख लो यहाँ +1 कूलम हम रखेंगे, ये पॉजिटिव रिपेल कर देगा, ये पॉजिटिव रिपेल कर देगा, इस डायरेक्शन में होता खत्म, ये सॉरी ये रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये निगेटिव भी इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं, हाँ अब सही है। अगला देखो तो ये निगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और ये निगेटिव भी उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो अब डेफिनेटली डी होना ही है, लेकिन हम लोग करके देख लेते हैं ना कैसे। तो देखो तो मैं यहीं पर पुट करता हूं, तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, देखो यहाँ +1 कूलम हम लोग रखेंगे तो ये वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला भी अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस डायरेक्शन में PS डायरेक्शन में खत्म। क्यों क्या करेगा, ये पॉजिटिव है तो इसको अट्रैक्ट सॉरी रिपेल करेगा ना, हाँ रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव भी रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में भी काम खत्म, पॉजिटिव रिपेल करेगा इधर और निगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा, तो E + E 2E मिल गया, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई इसमें बहुत ज्यादा क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट नहीं था, बस चार्ज पुट करना था, काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें SHM का फ्लेवर है, IIT 2011 में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है अ वुडन ब्लॉक परफॉर्म SHM on a frictionless surface with frequency nu naught. The block carries a positive charge plus Q on its surface if now a uniform electric field E is switched on as shown in the the SHM of the block will be। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है तो वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया तो क्या होगा, इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, स्प्रिंग उसको अपोज करेगा, यानी आप कह सकते हो Fs = QE लगेगा, और यानी Kx = QE होगा, यानी x = QE/K होगा, यानी ये हमारा एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, स्प्रिंग को पुश कर देगा, यानी कि जो इसका मेन पोजीशन है वो शिफ्ट कर जाएगा कितने से, QE/K से। लेकिन टाइम पीरियड पर फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि T = 2π√m/K, ठीक ना, तो ये हमारा बदलेगा नहीं, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स रहेगा, तो SHM पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो शिफ्ट कर जाएगा कितने से, QE/K ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विद शिफ्टेड मेन पोजीशन। अगर पूछता कितने से तो हम इतना बता भी सकते थे कि इतने से शिफ्ट करेगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आपको IIT में पूछा गया 1984 में। क्या कहा जा रहा है, टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस -Q आर फिक्स्ड एट -A एंड A ऑन y एक्सिस, अ पॉजिटिव चार्ज Q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट 2A, मतलब x एक्सिस में। देखो इस क्वेश्चन को देख करके मुझे कुछ याद आ रहा है, अभी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इस टाइप का जो बहुत करीब में था, तो ये A है और ये आपका -A है, तो यहाँ एक चार्ज है Q -Q, ध्यान रखना है, और यहां भी एक चार्ज है -Q, तो इनके बीच का सेपरेशन भी कितना हो गया, 2A, और ये भी सेपरेशन क्या हो गया, 2A, बहुत ज्यादा सेपरेशन है, और जब बहुत ज्यादा सेपरेशन है तो SHM नहीं होता है। SHM वो परफॉर्म करेगा कब, जब बहुत बहुत कम रहे, ठीक ना, इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। तो क्या कहा जा रहा है, एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द ओरिजिन, नहीं गलत बात, मूव टू द ओरिजिन एंड रिमेन एज रेस्ट, नहीं आएगा जाएगा इस तरह से होगा, मूव टू इंफिनिटी, नहीं गलत बात, एक्सिक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि ये ऑसिलेट तो करेगा लेकिन हार्मोनिक नहीं होगा, पीरियोडिक नहीं होगा, पीरियड इसका बदल जाएगा। क्लियर हुआ, ऑसिलेट करेगा बट डिफरेंट टाइम पीरियड से, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको ध्यान में रखेंगे। ये SHM कब परफॉर्म करेगा, जो बहुत करीब में रहेगा, ठीक है, यानी A इज मच लेस देन, ये X में जो पोजीशन दिया हुआ वो बहुत कम आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अगेन IIT 1997 में पूछा गया, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास ME इनिशियली एट रेस्ट moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass m2 also initially at rest takes t2 time to move
through an equal distance in this uniform electric field neglecting the effect of gravity T2 by T1 is what आपसे पूछा गया। देखो हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, क्या ये इलेक्ट्रॉन है, और एक प्रोटॉन भी रख दिया। तो देखो जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन रखा तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और मैं मानता हूं कि ये डिस्टेंस हमारा S1 है, ठीक है। और ये जैसे प्रोटॉन को मैं छोड़ूंगा तो वे फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। मैंने अभी बताया कि व्हेन अ चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो देन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मैं इसको S2 बोल रहा हूं, हालांकि S2 और S1 दोनों सेम है और इसको टाइम लगता है T1 और इसको टाइम लगता है T2। क्यों? मासेस अलग अलग है ना। चलिए तो अब यहां पर और रेस्ट से इसको छोड़ा गया है, ठीक ना। तो अब आप यहां से थोड़ा सा क्या नाम है काइनेमेटिक्स को अप्लाई करो। तो यू नो S इज इक्वल टू कितना ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो u तो 0 यानी S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं S1 इज इक्वल टू हाफ हटाई दो, कांस्टेंट है, चलो अब लिखा गया तो लिखा गया A1 T1 स्क्वायर। सिमिलरली S2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे हाफ A2 T2 स्क्वायर। तो यानी हम S1 इज इक्वल टू अगर S2 कहेंगे तो क्या बोलोगे आप कि A1 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू आप कहोगे A2 T2 स्क्वायर, और हमें T2 बाई T1 बताना है, यानी T2 बाई T1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं A1 बाई A2 और इस पर स्क्वायर रूट, इतना कुछ आ जाएगा। लेकिन एक्सलेरेशन के टर्म में नहीं पूछा है, मास के टर्म में पूछा है, तो हमें मास और एक्सलेरेशन के बीच में रिलेशन लाना पड़ेगा। यू नो F इज इक्वल टू क्या ma, तो यहाँ फोर्स कैसा लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी Q इज इक्वल टू ma, यानी A इज इक्वल टू QE अपॉन m, सही है। तो Q दोनों पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो सेम है, नेचर अलग अलग है, एक पर पॉजिटिव तो एक पर नेगेटिव, लेकिन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो अगर मैं A1 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 1 बाय me, और A2 की बात करूं तो 1 बाय mp, सही है। तो यहां पर पुट करो तो हम क्या लिखेंगे T2 बाई T1 इज इक्वल टू अंडर रूट A1 बाई A2 यानी कितना mp बाय me, दिस इज द आंसर। अच्छा रूट हटा दो ना, तो पावर 1/2, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रोस्टैट भी यूज हो गया, आपका काइनेमेटिक्स भी यूज हो गया, एनएलएम भी यूज हो गया, ठीक है। बेसिक है, अगर आपको चीजें याद है, आप समझते हो चीजों को तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं समझते हो तो रट करके क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एम्स और आईटी में पूछा हुआ, पहले एम्स में अब फिर आईटी में, चलो आईटी में रिपीट किया है। तो इसमें कहा जा रहा है द स्पैटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ कि इसको ए को देखो तो देख करके कैसा लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए एंड बी में टर्मिनेट कर रहा है, तो यानी कि क्यू ए हमारा डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और क्यू बी कैसा होगा निगेटिव। ओके एक बात और कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, यानी कि क्यू ए हमारा ज्यादा होगा और क्यू बी कम होगा। कौन सा? ए इज पॉजिटिव, बी इज निगेटिव, ए इज ग्रेटर देन बी, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। तो डायरेक्ट हम ए को टिक कर देंगे। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 22, तो वही चीज वही कॉन्सेप्ट लगाओ। इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से टर्मिनेट होता है, ओरिजिनेट होता है और निगेटिव में टर्मिनेट होता है, और यहां पर जो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो कौन है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जेईई मेन 2015 यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां भी वही चीज, और एक बात याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, तो क्लोज लूप तो बन ही नहीं सकता है ना, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी जो हम लोगों ने बात किया था ना, जो एयर ट्रिपल में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर 3 पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहां पर रखे हुए हैं तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो वही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, इंटरसेक्ट तो करेगा ही नहीं, तो सब आएगा और सब एक दूसरे से मुड़ जाएगा, ये कभी भी इंटरसेक्ट करेगा नहीं। तो सबसे इसमें जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ता है 24 नंबर, इसमें भी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है तो काम कर लोगे। दरअसल होता क्या है कि एक चार्ज रखा हुआ है और इसको अगर किसी सरफेस से इनक्लोज करेंगे तो उस पर वो चार्ज इंड्यूस होता है, फिर वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, ठीक है। और क्योंकि यहां पर मेटल है तो मेटल के अंदर में नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है और फिर वहां से बाहर आपका उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जितना, जैसे कि यहां पर आपने प्लस क्यू रखा था तो इसके सरफेस पर वो चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू, और फिर उसके आउटर सरफेस पर प्लस क्यू, और वो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा। तो सी इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं,
25 नंबर में अभी मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स गिवन बिलो इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म क्लोज लूप। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम ईएमआई वगैरह में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज आपको करना था, इतना ही। मैंने काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराया, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो हो सकता है कि 12th के बच्चे हो, जो अभी अगले साल 12th में बैठने वाले, तो उनको लग रहा होगा थोड़े से क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा है या थोड़ा से लेवल के क्वेश्चन है। तो देखो, मैंने वही क्वेश्चन आपको कराया जो आपको जे नीट में पूछा गया है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो आपको बेसिक पढ़ाया गया उस पर ध्यान दें, फिर इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और मल्टीपल टाइम से लगाएं, 2 4 5 बार इसको देखें और इन चीजों को प्रैक्टिस करें। बार बार आप देखोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। तो थोड़ा सा मेहनत करिए और लगे रहिए, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।